नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 के आदर्श प्रश्न पत्र विषय भूगोल कक्षा 12वीं कला का जो भाग है इसकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। साथियों, यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ जितने भी हमारे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे और अथवा सहित करेंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न की हमें चर्चा आपसे करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं भूगोल के इस प्रश्न पत्र को। इसके सही विकल्प से प्रारंभ करें तो अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था मार्क्स ने। विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? एशिया महाद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय क्रियाकलाप है? तो व्यवसाय। निम्नलिखित में से किस राज्य से सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो साथियों, जो 4 ऑप्शन दिए गए चारों मेरे हिसाब से ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा चक्रीय संसाधन या नवीनीकरणीय संसाधन होगा। आइए आगे चलते हैं हम। यहाँ हमारे रेगिस्तान की पूर्ति वाले प्रश्न आप देख पा रहे हैं। तो पहले रिक्त स्थान में आप देख रहे हैं बेंदा मध्य भारत के अनुजमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहते हैं, पहला वाला हो जाएगा। 15 से 59 तक आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या है। इसी प्रकार भारत विश्व व्यापार संघ के संस्थापक सदस्य में रहा है। और चिकित्सा स्वास्थ्य व शिक्षा देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसी प्रकार समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप दिखाई देता है। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में चंपा जिले में स्थित है। इस तरह से हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति व सही जोड़ी की बात करें हम तो विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वां संयुक्त अरब अमीरात। तो सामूहिक रस्सी का चौथा उत्तर हो जाएगा कोलर वरोज। इस प्रकार अंगूर की कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, खाद्यान्न फसल गेहूँ, परंपरागत ऊर्जा संसाधन तो ये हो जाएंगे कोयला। सही जोड़ी के पश्चात हम चलें, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत में लिंगानुपात किस प्रकार का किया जाता है? तो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे। पहले का उत्तर है महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणित 100 कर देंगे। पहला हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 1.21 अरब होगी। भारत के किस राज्य में शिक्षा दर न्यूनतम है? तो वो है बिहार। इसी प्रकार आगे हमारे जो प्रश्न की चर्चा यदि हम करें तो बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.616 मीटर होती है। दिलकर की जाने वाली स्थान दिलकर के बजाय बदलकर होगा, ये बदलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि कहलाती है। महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 40 लाख से अधिक होती है महानगर की जनसंख्या। इसके बाद में सत्य की बात करें तो वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है, ये सत्य है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, सत्य है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं होती है, यह सत्य है। भारत की संपूर्ण पहली जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी, सत्य है। भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, यह सत्य है। इसी तरह से ईमेल एक जनसंचार का माध्यम है, ये भी असत्य है। इसके पश्चात हमारे जो छठे प्रश्न में चलें, 2 नंबर के जो प्रश्न की चर्चा हम करें तो रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेड जेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी। उन्होंने मानव समाजों एवं पृथ्वी धरातल के संबंध में संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। साथियों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि सभी अथवा सहित प्रश्नों की चर्चा में करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आप अंत तक जरूर देखिए। मानव भूगोल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम: आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल आदि। चल पशु चारण किसे कहते हैं? तो चल पशु चारण में विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखा जाता है। चलवासी पशुपालन में चारा प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। इनमें पशुओं के प्रजनन तथा नस्ल सुधार के प्रयास किए जाते हैं। चलवासी पशुचारण में पशुओं के स्वास्थ्य की जांच तथा उपचार की व्यवस्था नहीं होती है। इस तरह से अगला हमारा इसका अथवा वाला हो जाएगा, व्यापारिक पशुपालन किसे कहते हैं? तो व्यापारिक पशुपालन में चारे जल की समुचित व्यवस्था की जाती है तथा चरवाहे स्थायी तौर पर एक ही स्थान पर पशुओं को के साथ रहते हैं। व्यापारिक पशुपालन में आधुनिक पद्धति से पशुपालन किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन दूध, मांस, खाल, ऊन आदि का उत्पादन का होता है। इस प्रकार जिसका अन्य देशों के साथ व्यापार भी किया जाता है। स्थानांतरित कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्थानांतरित कृषि की 2 विशेषताएं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं। स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं निम्न है: पेड़ों को काटकर तथा जलाकर उन भूमि के टुकड़े को साफ किया जाता है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा
प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है क्योंकि किसान उर्वरक खाद अथवा अन्य आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते हैं। अथवा में है व्यापारिक कृषि की दो विशेषताएं लिखी है। तो यहाँ पर व्यापारिक कृषि की विशेषता, व्यापारिक कृषि एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों के केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। यह खेती का एक प्रकार का आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार की खेती बड़ी भूमि, श्रम, मशीनों पर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से विशेषता आपको निकाल करके लिख देनी है। कृषि आधारित उद्योग के नाम लिखिए। तो कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग, जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि। और कुटीर उद्योग की दो विशेषताएं। तो कुटीर उद्योग की विशेषता की चर्चा करते हैं। इस प्रकार कुटीर उद्योग की विशेषताएं निम्न प्रकार है। इस प्रकार के उद्योग प्रायः घरों में ही चलाए जाते हैं। इनमें पूंजी निवेश बहुत कम होता है। इन मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है इनमें, और इन उद्योगों द्वारा प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ उसे मानव बस्ती कहते हैं। मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य बदल दिए जा सकते हैं, परंतु बस्तियां समय एवं स्थान के अनुसार निरंतर बसती रहेगी। कुछ बस्तियां अस्थायी हो सकती है, इनमें निवास कुछ ही समय के लिए, जैसे एक ऋतु के लिए ही होता है। इसके अथवा का बस्ती का रेखिक प्रतिरूप चित्रण बनाइए। तो यहाँ आप इसका रेखिक प्रतिरूप चित्रण देख पा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह वृत्ताकार प्रतिरूप है और तारा प्रतिरूप आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? तो मुख्य श्रमिक वह श्रमिक है जो वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है। सीमांत श्रमिक वह श्रमिक है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है। इस प्रकार मुख्य श्रमिक और सीमांत कृषि दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय श्रमिकों को व्यावसायिक समग्र में वर्गीकृत कीजिए। तो भारत की जनसंख्या के व्यवसायिक संगठन का अध्ययन करने से पता चलता है कि यहाँ द्वितीयक तृतीयक सेक्टरों की अपेक्षा प्राथमिक सेक्टर में लगे श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। और सन 2001 की जनगणना ने भारत के की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 भागों में बांटा: कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। गैरिसन नगर किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शासन ने कई छावनियां बनाई जिन्हें गैरिसन नगर कहते हैं। अम्बाला, जालंधर, महू, बवीना, उधमपुर इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अथवाला है प्रशासनिक नगर के दो उदाहरण। तो प्रशासनिक और नगरों में चंडीगढ़, ईटानगर, गांधीनगर आदि। इसी प्रकार प्रदूषक और प्रदूषण में अंतर क्या है? तो प्रदूषण वह है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्रदूषण ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। इसी तरह से प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि मानव गतिविधियों के फलस्वरूप पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का कैदित होना प्रदूषण कहलाता है। जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं प्रदूषक कहते हैं। और प्रदूषक वे भौतिक और रासायनिक या जैविक पदार्थ हैं जो बन जाने ही पर्यावरण में निष्कासित हो जाते हैं। अथवा वाला है प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कोई दो स्रोत। तो वायु प्रदूषण के स्रोत कोयला, मिट्टी के तेल, जलाऊ लकड़ी, गोबर, केक, सिगरेट निकलने वाले धुएं आदि जलाने से के दौरान आम प्रदूषण जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि लगभग 90% है। और वैश्विक वायु संगठन का गठन निम्नलिखित प्रदूषकों द्वारा किया जाता है। इसको आप देख पाते हैं, इन मतलब उक्त लिखित है ना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक। तो प्राकृतिक जो कारक है, प्राकृतिक कारक धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक कारक, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, विकास, परिवहन, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, विस्थापन, श्रम का विकास। अथवा वाला देखें इसका, तो प्रवास के अंतर्गत अपकर्ष के कोई कारण। तो अपकर्ष के कारक धार्मिक स्थल, रमणीय स्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाओं के कारण जब लोग किसी स्थान पर विशेष और की ओर आकर्षित होते हैं तो अपकर्ष के कारक कहलाते हैं। प्रवास के परिणाम, जब व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित स्थान के लिए करता है प्रवास तो उसे लाभ या हानि दोनों हो सकते हैं। अपकर्ष कारक वे कारक हैं जिसमें जो किसी क्षेत्र के अनुकूल परिस्थिति के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और या अपने क्षेत्र से प्रवास करने के लिए विवश करते हैं, इसे अपकर्ष कारक भी कहते हैं। बृहद और लघु उद्योग में अंतर, इसका उत्तर आपको खुद ढूंढना होगा। प्राथमिक द्वितीय क्रियाकलाप में 3 अंतर है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 अंतर। तभी हमें इसको यदि आपको समझ में आ जाता है तो स्क्रॉल करके भी देखा जा सकता है। प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधि है पहला अंतर, दूसरा अंतर है ये, तीसरा अंतर। इस तरह से ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर, तो यहाँ स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के लिख सकते हैं। 16 प्रश्न का पहला वाला हमारा है, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से इसका अथवा वाला प्रश्न है प्रवास के सामाजिक परिणाम। तो प्रवास के सामाजिक परिणाम है यहाँ पर बंजर, व्यर्थ
भूमि और कृषि योग्य भूमि में क्या अंतर है? तो बंजर मृत भूमि और कृषि योग्य भूमि में अंतर आपको दिख पा रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अथवा वाला रबी खरीफ की फसल में कोई तीन अंतर लिखिए। पहले रबी की फसल के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। ये फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। इस तरह से 4 पॉइंट है ये, 5वां पॉइंट। और इसी प्रकार खरीफ की फसल के भी 5 पॉइंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र पर सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको आप देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर इसकी जल नीति की जो विशेषताएं हैं वो आपको दिख पा रही है। इस तरह से साथियों हमारे आज के भाग में इतना ही। केवल मानचित्र वाले प्रश्नों की चर्चा मैं आपसे नहीं कर पाऊंगा, उन्हें आपको मन से देखना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।